हेलो विद्यार्थियों, मैं अभिषेक रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में एक नए विषय की चर्चा करेंगे और वह विषय है वाक्य यानी सेंटेंस। तो इसे हम समझने से पहले इसकी परिभाषा को इस प्रकार से समझते हैं। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से है कि वह शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव अभिव्यक्त हो। यानी अगर हम कहें 2 से 3 शब्द ले लें और उन शब्दों को जब हम उच्चारित करने लगे या लिखने लगे तो उससे जब भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट क्लियर पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है, तब वह वाक्य समूह वाक्य होगा। अब देखिए उदाहरण, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, इससे स्पष्ट है यहाँ पर कि राम आम खाता है। अगर हम इसी वाक्य को, इसके शब्दों को उलट पुलट दे, यानी खाता को पहले कर दे, राम को अंत में कर दे और आम को बीच में, तो वाक्य इस तरह से बनेगा, खाता राम आम है। तो ये जो वाक्य बना यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यानी कहने का स्पष्ट मत यह है कि जब वक्ता यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है वह जब शब्दों का उच्चारित करेगा और उसके जो शब्द समूह बनेंगे वह पूर्ण रूप से भाव को व्यक्त करते हों, तब वह वाक्य कहलाएगा। एक और उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर भी क्लियर यानी स्पष्ट है कि वह पुस्तक पढ़ता है। अगर हम इसमें भी शब्दों को हेर फेर कर देंगे तो वाक्य का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा और जो कि वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और वाक्य के अंग की चर्चा करेंगे। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को अंग्रेजी में प्रेडिक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को समझेंगे कि उद्देश्य वाक्य में होता क्या है। तो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि जिसके भी विषय में कुछ बात कही जाए, यानी कोई भी वाक्य होगा और उस वाक्य में जिस भी व्यक्ति के बारे में या जिस भी वस्तु के बारे में कुछ भी बात कही जाएगी तो वह उद्देश्य कहलाएगा। और इस उद्देश्य में जो मुख्य होता है वह कर्ता होता है, यानी जो मेन पर्सन है वह कर्ता है। उदाहरण से समझेंगे, लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ लड़कों के विषय में कहा जा रहा है कि वे खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में जो लड़के होंगे वह उद्देश्य होंगे। क्यों? क्योंकि लड़का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, सूर्य प्रकाश फैलाता है। अब यहाँ जो वाक्य है, इस वाक्य में सूर्य के विषय में कहा गया है कि सूर्य प्रकाश फैलाने का काम कर रहा है। तो सूर्य यहाँ पर उद्देश्य है और सूर्य ही इस वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपके कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, तो इन उदाहरणों को आप देख करके ने और समझ सकते हैं इसको कि उद्देश्य क्या है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विधेय क्या है। तो विधेय क्या है, अब हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो विधेय यानी वह कर्ता के संबंध में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाएगा, यानी जो हमने उद्देश्य की अभी जो बात की, तो उद्देश्य में क्या था, कर्ता था, और कर्ता के विषय में जो भी बात कही जा रही थी वह उद्देश्य। अब जो कर्ता है, कर्ता जो होगा वाक्य में, उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा वह सारे के सारे वाक्य में आने वाले शब्द विधेय कहलाएंगे। उदाहरण देखिए, सूर्य प्रकाश फैलाता है। तो सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि प्रकाश फैलाता है,
तो प्रकाश फैलाता है, यह इस वाक्य में विधेय है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, बालक दूध पी रहा है। तो बालक के विषय में कहा जा रहा है दूध पी रहा है, तो यहाँ दूध पी रहा है इस वाक्य में विधेय है। इसी तरह से आपके स्क्रीन पर और भी उदाहरण दिख रहे हैं जो आपको स्पष्ट करेंगे कि विधेय क्या है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम वाक्य के अंग से आगे बढ़ते हुए वाक्य के भेद की चर्चा करेंगे, यानी सेंटेंस के टाइप्स या काइंड्स। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वाक्य के जो भेद है वह कई आधार पर बांटे गए हैं, जिसमें से पहला आधार है क्रिया के आधार पर, दूसरा आधार है अर्थ और तीसरा आधार है रचना। तो वाक्य के जो भेद है वह कुल 3 आधारों पर बांटे गए हैं। पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर एवं तीसरा रचना के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो ये जो 3 प्रकार है, ये तीनों प्रकार वाक्य के जो विभाजन हुए हैं वह क्रिया के आधार पर हुए हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हुए क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद है एक एक की परिभाषा को जानेंगे और उसके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यानी पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जब वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी जो करने वाला व्यक्ति होता है उससे क्रिया का संबंध दर्शाया जाता है, तब कर्तृवाच्य कहलाता है। और इसमें क्रिया का जो लिंग, वचन और कर्ता यह कारक के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, सीता गाना गा रही है, यानी सीता जो है वह कर्ता है और कर्ता के साथ जो कार्य है यानी क्रिया है वह स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि वह गाना गाने का कार्य कर रही है और सीता के अनुसार ही लिंग, वचन और कर्ता का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए एक और उदाहरण, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ वह कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है और उसी के अनुरूप किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी वाक्य में जो कार्य है यानी क्रिया, उसका संबंध सीधा सीधा कर्ता यानी करने वाले व्यक्ति से दिखाया जाता है, प्रकट होता है, तब ऐसे सभी वाक्यों में कर्तृवाच्य वाक्य प्रधान होते हैं। अब हम कर्तृवाच्य से आगे बढ़ते हैं और कर्मवाच्य की परिभाषा को जानते हैं। तो कर्मवाच्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन कहा जाता है, यानी इसमें कर्मवाच्य में वाक्य में जो मुख्य केंद्र में होगा वह कर्म यानी कार्य होगा और उसको महत्व दिया जाएगा और कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है। तो ऐसे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए यहाँ पर करण कारक का जो चिन्ह है के, उसका प्रयोग किया गया है और उसके माध्यम से यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है
कि वाक्य में जो कर्म है यानी पुस्तक पढ़ने का जो कार्य हो रहा है उसके केंद्र में कर्म को रखा गया है। तो यहाँ पर कर्म वाच्य में वाक्य के भेद का स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो एक दूसरा उदाहरण देखिए, अमन के द्वारा दूध पिया गया। तो यहाँ पर भी कर्म वाच्य का पता चलता है। इसके बाद वाक्य के जो भेद हैं उसमें भाववाच्य आते हैं। तो भाववाच्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जो भी वाक्य होंगे उसमें क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयोग न होकर के भाव के अनुसार होंगी। यानी भाववाच्य वाक्य में जो भी क्रिया होगा वह पूर्ण रूप से भाव पर आधारित होगा। वहाँ पर न तो कर्ता की प्रधानता होगी न ही कर्म की प्रधानता होगी। वहाँ अगर किसी की प्रधानता होगी तो मुख्य रूप से उसमें भाव की प्रधानता होती है। उदाहरण देख करके हम समझेंगे कि किस प्रकार से भाववाच्य वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। हाँ, तो अब देखिए उदाहरण, सगुन से पढ़ा नहीं जाता। अब इस उदाहरण में हमें यह देखना है कि यहाँ पर भाव की प्रधानता, यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि सगुन से पढ़ा नहीं जाता। यानी सगुन जो है उसमें उसका भाव क्या है कि उससे पढ़ा नहीं जा रहा है। यानी न तो यहाँ कोई क्रिया की प्रधानता है और न ही इसमें कोई कर्म है। क्योंकि जब भी वाक्य में नकारात्मकता आ जाएगी यानी नकारात्मक शब्द यानी नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो वहाँ पर कर्ता और कर्म गौण हो जाएगा यानी छिप जाएगा और वहाँ पर भाव स्पष्ट रूप से मुख्य रूप से कार्य करने लगता है। तो इस तरह से भाववाच्य वाक्य में केवल और केवल भाव की प्रधानता होती है। जब भी वाक्य में नहीं लग जाएगा किसी भी वाक्य में तो वहाँ भाववाच्य वाक्य कहलाएगा। जैसे मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो इस तरह के जितने भी वाक्य आएंगे तो वह सारे भाववाच्य वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम वाक्य के जो अन्य भेद है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर उसके संबंध में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।